नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करने के लिए दिया था, है ना। तो यदि आपसे हो गया होगा तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। आइए फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यानी स्थिति सदिश कितना दे रखा है, वेक्टर r। पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश होता है वेक्टर r। तो कितना दे रखा है, वेक्टर r बराबर है इतना। और आगे कहा एंड वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेग सदिश दे रखा है, इतना दे रखा है, यानी वेक्टर v। तो फाइंड क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, यानी कण का वो कोणीय संवेग निकालना है, वेक्टर l निकालना है। और ये इसका आंसर है, मैंने आपको कल बताया था। ये क्या है इसका आंसर। चलो आंसर तो बाद में आएगा। तो मैंने कहा था l निकालना है, तो l का फॉर्मूला लगाएंगे। l का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है ना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर फॉर्म में निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में है और पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म का है। तो देखो, वेक्टर l होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, और वेक्टर p होता है वेक्टर p क्या होता है, m इंटू वेक्टर v। तो p की वैल्यू रखो, क्योंकि वेक्टर p तो आपको दे नहीं रखा, वेक्टर v दे रखा है, इसलिए वैल्यू रखनी पड़ेगी। m क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, बाहर आ जाएगा। तो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v बचेगा, कल मैंने बताया था आपको। और इसे सारणिक की सहायता से सोल्व करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट की सहायता से, है ना। तो m तो बाहर है, i कैप, j कैप, k कैप। और आपको पता है कैसे करते हैं। i कैप का जो मतलब सबसे पहले r है ना, वेक्टर r, तो वेक्टर r का रखो। देखो चलो मैं लिख लेता हूँ। वेक्टर r दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 13k कैप। फिर इसके बाद दे रखा है आपको वेक्टर v कितना है, 10i कैप माइनस 7j कैप और माइनस के 3k कैप। तो देखो वेक्टर r पहले है, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट रखना है वेक्टर r से। तो i का कोफिशिएंट क्या है, 2, यानी मतलब 2, कोफिशिएंट यानी गुणांक। j का कोफिशिएंट क्या है, 5, और k का कोफिशिएंट क्या है, 13। ठीक है जी। फिर देखो वेक्टर v में देखो i का कोफिशिएंट क्या है, 10, j का क्या है, -7, और k का क्या है, -3। इस तरीके से सोल्व करते हैं, है ना। तो आप में से अधिकतर ने कर लिया होगा, जिसे है ना कोई समस्या आ रही हो तो मैं देखो करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। वेक्टर l बराबर आपको बताया i कैप लिखा जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में मैंने बताया होगा आपको पहले भी, है ना। i कैप की बात करें तो i वाला ढक लो, इसके इधर मल्टीप्लाई क्या आएगा, -15, और बीच में माइनस का साइन लेते हैं। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई, 13 7 91, है ना। तो माइनस है और माइनस, तो बीच में साइन आता ही है, और ये माइनस का 91 आएगा 91, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बीच में यहाँ पे j के साथ माइनस का साइन आता है। अब j वाले को ढको तो क्या आएगा, -6 आएगा, है ना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो -6, बीच में माइनस का साइन आता ही है, और 13 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -130। ठीक है जी। फिर इसे ढक लो k वाले को, तो प्लस k कैप करो, k वाले को ढको, क्या बचेगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई, माइनस के 14 आएगा, बीच में तो माइनस का साइन लेते ही है, और प्लस का 10 5 जा 50। ठीक है जी। तो देखो कितना आया आपका, 91 में से 91 में से आप कितना माइनस कर लो, माइनस करो 15, तो देखो यही आ जाएगा। देखो 91 में से 5 जाएंगे तो 85, और 10 गए 76 है ना, 5 जाएंगे तो 86 बचेगा ना। हाँ, तो कितना बचा, 76। और हाँ, मैं m छोड़ दिया है जो बाहर है, तो एक काम कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, और इसके बाहर क्या है, सारे के m। ठीक है, तो देखो 76 बचेगा, m की मल्टीप्लाई कर दो, तो 76 m i कैप। ठीक है, माइनस का 136, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 136 m के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 136 m j कैप,
और माइनस के कितना हो जाएगा 64 है ना, m की मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 m और k कैप, तो यही आपका आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन मिल गया है आपको, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखें। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी यूनिट तो आपकी यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे भी आप जानते हैं, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। मैं हिंदी में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिंक हो गया होगा 11वीं का। जड़त्व आघूर्ण कहते हैं इसे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, है ना, जड़त्व आघूर्ण है। तो आपको पता है इनर्शिया आ रहा है, इसलिए इसे कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप बताएं क्या होता है? I इक्वल्स टू होता है mr²। ठीक है, I बराबर क्या होता है? mr²। तो इनर्शिया तो आप जानते हैं, इनर्शिया ये तो मैंने आपको न्यूटन के नियम में पढ़ाया था, न्यूटन्स लॉ में। इनर्शिया क्या होता है, यानी जड़त्व क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो वस्तु जो है, बॉडी जो है, अपने साइज में, शेप में, यानी आकृति आकार में होने वाले चेंज का, परिवर्तन का क्या करती है? अपोज करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया कहते हैं, वस्तु के इस गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, तो इनर्शिया समझ गए क्या होता है? जैसे आपने देखा, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा है ना, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वस्तु के इस गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, तो आपको याद होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? पहला नियम, इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ़ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले मैंने आपको बता दिया है इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। आओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। m क्या है? मास है बॉडी का, और r क्या है? बॉडी कह दो, पार्टिकल कह दो, बॉडी यानी वस्तु और पार्टिकल यानी कण। ठीक है, बॉडी को पिंड भी कह सकते हैं। तो पार्टिकल कहो या बॉडी कहो, एक ही बात होती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, m क्या है? मास, द्रव्यमान, और r क्या है? ये होता है डिस्टेंस यानी दूरी। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और हेडिंग, वो डेफिनेशन हमें पढ़नी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और यूनिट चल रही है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के लिए बात करेंगे। और हाँ, उससे पहले आप एक बात समझे, रोटेशनल मोशन इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, मतलब इस यूनिट में आप पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो देखो एक एक्सिस है जिसके चारों ओर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो जिसका मास मान लो कितना है? m। ठीक है, और ये डिस्टेंस है इस पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से, है ना। ये क्या है? रोटेशनल एक्सिस कह दो या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दो, जिसे हिंदी में घूर्णन अक्ष कहा जाता है। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल है जिसका मास m है और डिस्टेंस कितनी है? r। तो देखो m ये रहा, r ये रहा, तो r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है। और m क्या है? m है आपका मास ऑफ द पार्टिकल। और ये जो एक्सिस आपको दिख रही है ये क्या है? रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष। ठीक है, तो दोनों की देखो प्रोडक्ट हो रही है, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और m की प्रोडक्ट हो रही है यानी गुणनफल। तो एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ। देखो, किसी कण का द्रव्यमान, है ना, किसी कण के द्रव्यमान तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल को जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। आओ देखो लिखेंगे इंग्लिश में। तो देखो गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट किसकी है? प्रोडक्ट है मास की और
डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें अब धीरे धीरे इंग्लिश से लिंक होने लगा होगा उनका, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास, मास किसका है? किसी पार्टिकल का है, किसी बॉडी का है। तो आप पार्टिकल भी लिख सकते हो, बॉडी भी लिख सकते हो, है ना। पार्टिकल लिखो यहाँ पे क्योंकि ये छोटा सा कण है, पार्टिकल है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी पार्टिकल। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी गुणनफल है, किसका है? मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट किसकी है? मास की है एक तो, और मास किसका है? एनी पार्टिकल का है। तो मास के अलावा और किसका प्रोडक्ट है? एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस के स्क्वायर की प्रोडक्ट है ना। एंड स्क्वायर यानी दूरी का वर्ग, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देखो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो मुझे याद थोड़ी ना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। और डेफिनेशन को, लैंग्वेज को आपको बना के लिख देना है। तो उसका मतलब है कुछ भी लर्न आपको करना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है ना। ये लैंग्वेज नहीं याद करनी है, रटनी नहीं है कोई भी, है ना, लैंग्वेज या भाषा। तो आपको क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझ के अपने शब्दों में लिख देना है। मैं इसी बात पर आपको फोकस करने का प्रयास करता हूँ। तो देखो प्रोडक्ट किस किस की है? मास की, और मास किसका है? किसी पार्टिकल का। और प्रोडक्ट मास की है और दूसरी क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दूरी का वर्ग है ना। डिस्टेंस का क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सी है ये तो बता दो। डिस्टेंस है पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल यानी कण की दूरी है। और कण की दूरी किससे है? घूर्णन अक्ष से। तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो, है ना। दो में से कोई सा एक वर्ड यूज कर सकते हो, रोटेशनल एक्सिस। यानी जो मास की डिस्टेंस है ना, ये कहाँ से है? डिस्टेंस कहाँ से है? ये रोटेशनल एक्सिस से। तो मैंने कहा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। इसे ही आप क्या कहते हैं? इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं और इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आई। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना। और फिर आपको बताना पड़ेगा एम क्या है, आर क्या है ना। ये डायग्राम बना देना साइड में, और फिर बताना इफ़ एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल एंड आर बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। एम कण का द्रव्यमान है तथा आर कण की घूर्णन अक्ष से दूरी है। तो क्लियर है? इफ़ एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल एंड आर बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इसके बाद देखो आप इसकी यूनिट और डायमेंशन पे बात कर लेते हैं। यूनिट यानी मात्रक। मास की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मास इज कैपिटल एम एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज कैपिटल एल एंड स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो एम एल स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और साथ में देखो डायमेंशन यानी विमा। डायमेंशन देखो, डायमेंशन मास की, ये मैंने गलत कर दिया है जी, ये मैंने डायमेंशन निकाल दी, है ना। हमें तो अभी किसकी बात करनी है? यूनिट की। तो यूनिट तो देखो इसकी क्या होती है? मास की, आपको सबको पता है, किलोग्राम। और इसकी होती है मीटर, डिस्टेंस की। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, मास को, और डिस्टेंस दूरी को मीटर में। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हाँ, वो जो मैंने यूनिट निकाली थी वो क्या है? डायमेंशन। तो वो कितनी हो जाएगी? एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट और डायमेंशन मैंने आपको बता दिया, इसे नोट करो। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कह सकते हो, ठीक है, या आप कह सकते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि जो बॉडी है ना, बॉडी वो भी पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। यानी जो वस्तु है बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। इसलिए बॉडी को आप क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी इसे क्या कहेंगे? कण निकाय हिंदी में, है ना, ठीक है। तो यानी किसी कणों के निकाय या वस्तु का
जड़त्व आघूर्ण, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम आप देख लीजिए। देखो कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप की बना सकते हो आप इस तरीके से, रिजिड बॉडी है कोई, और ये किसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेशन, इस तरीके से रोटेशन कर रही है ना। ठीक है, समझ रहे हैं, एक्सिस के चारों तरफ ऐसे रोटेशन कर रही है ना, इस तरीके से। तो चारों तरफ रोटेशन हो रहा है, और ये बॉडी है, इसका टोटल मास मान लो कैपिटल M है। तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो मान लो पहला पार्टिकल क्या है, M1 होगा, दूसरा M2 होगा, तीसरा, पहले पार्टिकल का मास M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3, इसी प्रकार nth का Mn। ठीक है, तो पहला पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, इसका मास M1 है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है या इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है, वो R1। दूसरा पार्टिकल मानो कितना है, M2। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से वो R2 है। इसी प्रकार देखो तीसरा मान लो M3 है, और इसी प्रकार करते करते बहुत सारे हैं, तो लास्ट का मान लो Mn है, जिसकी डिस्टेंस Rn है, और तीसरे वाले की क्या है, R3। ठीक है, तो ये कोई बॉडी है, या आप इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये पार्टिकल्स का यानी कणों का क्या है, एक निकाय है, एक सिस्टम है पूरा। ठीक है, तो इसे आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हो या बॉडी भी कह सकते हो। तो बस इसके पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, कि लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1, M2, M3 डैश डैश Mn, फुल स्टॉप। लेट R1, R2, R3 डैश डैश Rn बी द डिस्टेंसेस ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन कणों की दूरियां हैं। ठीक है, एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस, यह जो बॉडी है, वस्तु है, किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। ठीक है, दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एनी या अराउंड एनी एक्सिस। ठीक है, चलो तो देखो अब इसकी लैंग्वेज लिखने के, डायग्राम बनाना है, फिर लैंग्वेज लिखनी है। अब आओ इसका डेरिवेशन करते हैं। तो एक बात बताएं आप मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूरी बॉडी का निकालना है, पूरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकालना है। तो एक बार बताओ, पहले इसका निकाल दो, फिर इसका निकाल दो, इसका सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा या नहीं। तो ऐसे ही करेंगे। तो देन, ठीक है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसे लिख देना। तो I बराबर क्या आएगा, I तो टोटल के लिए है, तो I बराबर क्या आएगा, I1 जो पहले पार्टिकल के लिए है, फिर I2 जो दूसरे पार्टिकल के लिए है, फिर I3, फिर है ना, इसी प्रकार करते करते IN हो जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे। तो इन्हें सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है जी, तो I बराबर I1 आपको पता है, I बराबर अभी आपने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, I बराबर अभी तो पढ़ा है आपने, I बराबर क्या होता है, mr²। तो 1 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, I बराबर m1 r1²। यहाँ बताओ m2 r2², यहाँ बताओ m3 r3², और कहाँ तक, लास्ट के लिए हो जाएगा mn rn²। ठीक है, तो ये आया है, लेकिन इसे थोड़ा अच्छे से लिखो। तो इसे अच्छे से लिखेंगे तो आपको पता है सब के बीच क्या हो रहा है, सम हो रहा है, सम, योग। तो योग को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इसका समीशन कर लो, यानी सिग्मा का अर्थ होता है योग। और देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 और यहाँ n, तो एक सामान्यीकरण कर दो, mi कर दिया और ri कर दिया, इसका स्क्वायर है ना। तो mi ri, अब i की जगह 1 रखोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, i की जगह 2 रखोगे दूसरी टर्म आ जाएगी, i की जगह 3 रखोगे थर्ड टर्म आ जाएगी, और इसी प्रकार i की जगह n रखोगे तो n भी टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है i जो है ना वो 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। तो यहाँ पे आप लिख दो i बराबर 1 to n। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी या ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक्सप्रेशन आ गया है, व्यंजक। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। चलते हैं फिर आगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस को सिग्निफिकेंस है ना,
सिग्निफिकेंस को कहते हैं महत्ता, महत्व, और फिजिकल का यानी भौतिक महत्व। फिजिकल सिग्निफिकेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? भौतिक महत्व, ठीक है। और किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपने जड़त्व आघूर्ण पढ़ा है ना, उसका भौतिक महत्व बताना है कि क्या उसका महत्व है, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व। तो देखो ये समझने का टॉपिक है, मैं लिख दूंगा इसे अपने तरीके से, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, बस ये समझने का टॉपिक है। देखो कैसा इसका महत्व है। आप एक बात बताएं, मैंने आपको एक बात बता रखी है, अभी मैंने आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाया, ठीक है। तो आपने एक बात देखी थी, देखो यदि कोई बॉडी है वो रेस्ट में है या तो, ठीक है, या मोशन में है, तो आपको एक बात पता है कि इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, चाहे रेस्ट पोजीशन को चेंज करना हो और ये जो मोशन है, मोशन को भी चेंज करना हो, यानी या तो स्पीड को बढ़ाना हो या स्पीड को घटाना हो, या इसे मोशन करती हुई बॉडी को रेस्ट में लाना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, बाहर से लगाना पड़ता है या नहीं? ये बात आपको पता है। तो यानी कहने का अर्थ ये था कि कोई भी बॉडी जो है अपनी होने वाली पोजीशन में होने वाले चेंज का, अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है, विरोध करती है। तो मैंने बताया वस्तु की, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को ही आप इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? इनर्शिया, ठीक है, क्लियर है, यानी जड़त्व, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो केवल हिंदी का इतना यूज करें केवल कि चीज़ों को बस लिंक कर लें 11वीं से, बाकी अब कोई नई चीज़ समझनी हो तो वो इंग्लिश में ही समझें। वो फिर ये बार बार दिमाग में दौड़ाएं इनर्शिया यानी जड़त्व, ये ना करें, इनर्शिया बस, है ना, इनर्शिया मीन्स इनर्शिया केवल। देखो तुम देखो, समझो ध्यान से, कोई बॉडी रेस्ट में है, मैंने बता रखा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी, कोई बॉडी रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है। तो रेस्ट वाली बॉडी को आपको मोशन में लाना हो, या मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाना हो, या मोशन वाली बॉडी की स्पीड को बढ़ाना हो, घटाना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसे आप एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो यानी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। चलो, ये बात थी केवल ट्रांसलेशन मोशन के लिए। कौन सी मोशन के लिए? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। मैंने बताया था स्थानांतरीय गति के लिए, ठीक है। अब देखो इसी बात को आप यूज करो रोटेशनल मोशन के लिए, यानी घूर्णन गति के लिए। तो इसका मतलब है कोई बॉडी है ना, रोटेशन, तो रोटेशन हुआ रोटेशनल यानी घूर्णन। तो रोटेशनल मोशन है, यानी कोई बॉडी है जो रेस्ट में थी और अब हमें उसे क्या कराना है? रोटेशन कराना है, ठीक है ना। कोई बॉडी पहले रेस्ट में थी और अब उसे क्या कराना है? रोटेशन। तो जैसे ये बॉडी है पहले रेस्ट में है, लेकिन हमें इसे घुमाना है इसके चारों तरफ, किसी एक्सिस के चारों तरफ, तो रोटेशन कराना है। तो रोटेशन कराने के लिए देखो, किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाने के लिए क्या लगाना पड़ता था? फोर्स, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान। लेकिन अब रोटेशनल मोशन कराने के लिए, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन कराने के लिए यानी रेखीय गति कराने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ता था, लेकिन रोटेशनल मोशन कराने के लिए यानी घूर्णन गति कराने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ता है। मैंने बताया यहाँ पर फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क, ठीक है। तो कोई बॉडी है जो रेस्ट में है, कोई बॉडी है जो रेस्ट में है ना, जैसे मान लो यही है, इसे चारों तरफ इसके घुमाना है इस तरीके से, तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स नहीं लगाना, क्योंकि फोर्स से तो काम चलेगा ही नहीं, टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क यानी क्या होता है? कपल ऑफ फोर्स, फोर्स का कपल होता है, युग्म होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। देखो जैसे इसे घुमाना है आपको, तो एक फोर्स इधर लगाना पड़ेगा इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा, तब घूमेगी, है ना। यदि आप इस पर फोर्स लगाओ जाओगे तो फिर, है ना, ये कैसे भी डिस्प्लेस हो सकती है लेकिन घूमेगी नहीं। घूमेगी किस तरीके से? एक फोर्स ऐसे लगे और एक फोर्स ऐसे लगे, दो फोर्स लगने चाहिए, जिसे आप टॉर्क कहते हैं। तो यानी किसी बॉडी को जो रेस्ट में थी उसे आप रोटेशनल मोशन कराना चाहते हैं, घूर्णन गति कराना चाहते हैं, ठीक है। या कोई बॉडी मोशन कर रही है, पहले से ही रोटेशनल मोशन कर रही है, उसकी आप वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, यानी वेलोसिटी में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क, यानी बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यानी कोई इसमें भी ऐसी बात हुई कि कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करना हो
या वो रेस्ट में है तो उसे रोटेशनल मोशन कराना हो, तो दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, आपको टॉर्क लगाना पड़ता है ना। और मैंने बताया था यहाँ पे कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो इनर्शिया कहा जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को, यानी जब केवल किसकी बात हो, रोटेशनल मोशन की बात हो, तो इसी प्रॉपर्टी को, यानी जब कोई बॉडी अपनी होने वाली पोजीशन में रोटेशनल मोशन के दौरान अपनी होने वाली पोजीशन के चेंज में का अपोज करती है, तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसे इनर्शिया नहीं कहा जाता, फिर उसे क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, अंतर समझ में आया। देखो एक बार दोबारा देख लो, कोई बॉडी रेस्ट में हो, है ना, या मोशन में हो, तो हमें रेस्ट पोजीशन को चेंज करना हो या मोशन की पोजीशन को चेंज करना हो। रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने का अर्थ ये है कि उसे मोशन में हम लाना चाहते हैं, और मोशन की पोजीशन को चेंज करने का अर्थ ये है कि उसे रेस्ट में लाना चाहते हैं या वेलोसिटी में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन कामों को करने के लिए बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी। उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, जब ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान बात करें, इनर्शिया। ठीक है, और इसी प्रकार कोई बॉडी रेस्ट में हो, उसे आप रोटेशनल मोशन कराना चाहते हैं या रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा बहुत चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको टॉर्क लगाना पड़ता है। तो बॉडी जो अपनी रोटेशनल मोशन या मतलब रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज का जब अपोज होता है, रोटेशनल मोशन के दौरान बॉडी अपोज करती है अपने अंदर होने वाले, अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का, तो उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यही इसका भौतिक महत्व होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है। ठीक है, जो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान, लीनियर मोशन के दौरान इनर्शिया का रोल है, वही रोटेशनल मोशन के दौरान किसका रोल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ठीक है, तो ये इसकी भौतिक महत्ता है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, यानी जैसे ट्रांसलेशनल मोशन, रेखीय गति के दौरान, स्थानांतरित गति के दौरान कोई बॉडी अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार रोटेशनल मोशन के दौरान जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्या था, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं बहुत अच्छे से लिख दूंगा पीडीएफ नोट्स में, जैसा मैंने समझाया बिल्कुल उसी तरीके से, और फिर आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बेसिक टॉपिक है ना, बिल्कुल अभी चल रहे हैं आपके, और आगे थोड़ा इजी टू मॉडरेट टू, है ना, हाई लेवल तक चलेंगे। पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए और टेस्ट की तैयारी करते रहिए। ठीक है, मतलब अच्छे से साथ साथ टॉपिकों को तैयार करते चलिए आप, तभी आपके लिए लाभ है। अन्यथा फिर बाद में एक समस्या बन जाती है, चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं और फिर एक बोझ बन जाता है आप पर, है ना। इसलिए आप कार्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि आप कार्य पर हावी रहें, है ना। कार्य को अपने वश में रखें बिल्कुल, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो, है ना। मन से पढ़ते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।